अरे बहू, पति ने थप्पड़ मार दिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना। बेचारा दिन भर काम करके थक हार कर घर में आता है, तुम्हारे नाजो नखरे उठाता है, तुम्हारा पेट पालता है। बदले में परेशान होकर उसने हाथ उठा दिया तो ऐसा क्या हो गया जो बात का बतंगड़ बना रही हो। सुमन जी जोर जोर से अपनी बहू को डांटते हुए बोली, अब भाभी आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से खाना लगा दो, यहाँ हम सबको भूख लग रही है। अगर खाना टाइम पर नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देगा। फिर ना कहना कि हमने समझाया नहीं था। एक तो गलती आप करो और इल्जाम पति पर लगा दो। ननंद तान्या बीच में ही बोल पड़ी। लेकिन बहू शीतल अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे रोता हुआ देखकर सुमन जी बोली, बहू इतनी कोमल काया वाली बनने की जरूरत नहीं है। फटाफट उठो और खाना तैयार करो। खाना मैं और तान्या खुद ही परोस लेंगे। कहती हुई सुमन जी रसोई के बाहर निकल गई। अब उठ भी जाइए, क्या नाटक लगा रखा है। अब तो मम्मी ने मुझे भी आपके साथ काम पर लगा दिया। फटाफट खाना बनाओ, जो जल्दी से अपने और मम्मी के लिए खाना परोस कर ले जाऊं। कहती हुई तान्या भी बाहर आ गई और रसोई में रह गई सिर्फ शीतल, अपने चिथड़े चिथड़े हो चुके स्वाभिमान को समेटकर जैसे तैसे वो खड़ी हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी भी घर का माहौल ऐसा नहीं देखा था। मायके में माँ भाई भाभी सब थे, बस पिता नहीं थे। पर फिर भी घर में काफी शांति रहती थी। भाई भाभी का पूरा सम्मान करते थे। पर पति का ये रूप होता है, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही अपनी रिश्तेदारी में कहीं देखा था। एक बार तो सोचा कि माँ को फोन कर सब कुछ बता दूं, पर इस समय कैसे। भाभी को बेटा हुआ है, माँ तो उनकी देखभाल और घर की जिम्मेदारी में लगी हुई है। फिर सोचा भैया को फोन कर दूं, पर भैया के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। फिर वो मेरी अपनी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। कभी भाभी नाराज हो गई तो। इसीलिए कहते हैं पिता का होना जरूरी है। काश आज पापा जिंदा होते तो मैं अपने मन की बात कह पाती। मन ही मन सोचते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और जाकर चूल्हे पर तवा चढ़ाया और गर्मा गर्म रोटी सेक कर उन लोगों को खुद ही परोसा। क्योंकि मदद तो सिर्फ कहने के लिए है, असल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सास और ननंद ने जब खाना खा लिया तब उसका पति विनय भी आ गया। सुमन जी ने इशारे से विनय के लिए भी खाना लगाने को कहा तो शीतल विनय के लिए खाना परोस कर ले आई। विनय ने अभी एक निवाला खाया ही था कि अचानक थाली को उठाकर उसने जोर से दरवाजे की तरफ फेंका और जोर से चिल्लाया, ये खाना बनाया है तूने? 4 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक खाना बनाना नहीं आया तुझे। नमक कितना ज्यादा डाला है सब्जी में? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लाए हैं क्या तुझे, जो इन चीजों का भी ध्यान नहीं रहता तुझे। विनय बहुत ही बदतमीजी से शीतल से बात कर रहा था। ये देखकर शीतल और ज्यादा सहम गई, लेकिन सुमन जी और तान्या में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही है? उठा ये सब और कुछ ढंग का बना कर ला मेरे लिए। शीतल का उसी समय जोर जोर से रोना छूट गया। उसे रोता देखकर विनय गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सुमन जी बीच में आ गई और विनय को रोकने की कोशिश करने लगी। वही तान्या को शीतल को अंदर ले जाने के लिए कहा। तान्या शीतल को उसके कमरे में लेकर चली गई। पीछे से सुमन जी ने कहा, यह तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? एक ही दिन में क्या अपने पति होने का सारा हक जता लेगा? इतना परेशान करेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। अरे कहीं नहीं जाने वाली माँ, बिन बाप की बेटी है। भाई भाभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और माँ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद बेटे बहू की मोहताज है।
इसे तो यही झेलना है पूरी जिंदगी। और फिर आप ही तो कहती हो उसे दबा कर रखा कर। पहले भी तो उस पर हाथ उठा चुका हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए घर का माहौल खराब मत कर। तुझे जो करना है अपने कमरे में कर। यहाँ सबके सामने उस पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुझे कुछ और ही खाना है तो बाहर से मंगा ले, या फिर बाहर जाकर किसी होटल रेस्टोरेंट में खाकर आ जा। आज के लिए इतना ही काफी है। इतने हाथ पैर मत चला, कहीं उसके हाथ पैर टूट गए तो सारे घर का काम हमें करना पड़ जाएगा, और फिर उसकी सेवा कौन करेगा। चल जा यहाँ से। आखिर सुमन जी के डांटने पर विनय घर के बाहर निकल गया। इधर तान्या शीतल को उसके कमरे में छोड़कर सुमन जी के पास आ गई तो सुमन जी ने कहा, क्या हुआ? वो चुप हो गई। नहीं, पर रो धोकर खुद ही चुप हो जाएगी। अब मुझसे और ड्रामा नहीं देखा जा रहा है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कहकर तान्या अपने कमरे में चली गई। इधर सुमन जी ने घर का दरवाजा बंद कर उस फेंकी हुई थाली को उठाया और बिखरा हुआ खाना समेटकर रसोई में रखने चली गई। फिर शीतल के पास आकर बोली, बहू, विनय की बात को दिल पर मत लगा। उसका गुस्सा थोड़ा तेज है। अब 4 महीने की शादी में तुझे ये तो अच्छे से पता चल ही चुका है। फिर क्यों ऐसा काम करती है कि वो तुझ पर हाथ उठाए। उसकी पसंद नापसंद के अनुरूप खुद को ढाल, ना कि ऐसी रोनी सूरत लेकर उसके सामने आ। पत्नी को पति के अनुरूप ढल जाना चाहिए। देखा नहीं तेरे रोते ही उसे कितना गुस्सा आ गया। सुमन जी की बात सुनकर शीतल ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है, और बजाय अपने बेटे को समझाने के आप मुझे ही समझा रही है। लेकिन उसके मुंह से एक बोल तक ना फूटा। तभी सुमन जी बोली, अब अपने आंसू पोंछो और खाना खा लो और रसोई की सफाई कर देना। मैं जा रही हूँ आराम करने। सुमन जी तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पीछे शीतल सोचती रह गई, आखिर कैसा परिवार है ये। सच कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सब मुझे ही समझा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि अपने बेटे को तो समझा ले। खैर, जैसे तैसे शीतल उठी और रसोई की सफाई कर चुपचाप कमरे में आकर बैठ गई। इतना सब होने के बाद भूख तो कहाँ लगी थी उसे। तभी उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो माँ का फोन था। उसने फोन उठाया तो माँ ने पूछा, शीतल बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, पर तेरी आवाज़ अजीब लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस अभी काम करके आई हूँ तो थक गई हूँ। अच्छा सुन, कल कुआं पूजन है तो तेरा यहाँ होना जरूरी है। तेरी सास को तो मैंने शाम को ही फोन कर कह दिया था, पर तुझे नहीं बोल पाई थी। तू शायद रसोई में काम कर रही थी। शीतल मन ही मन सोचने लगी, उस समय कैसे बात कराती मेरी सास। उस समय तो उनका बेटा मुझ पर हाथ उठा रहा था। तभी माँ बोली, ले तेरी भाभी से बात कर, वो तुझसे बात करना चाहती है। कब से पीछे पड़ी है कि शीतल को फोन तो लगाओ, मुझे भी बात करनी है। कहकर माँ ने भाभी को फोन दे दिया। हेलो दीदी, कल सुबह जल्दी ही आ जाना आप। सारी रस्में आपको ही तो करवानी है। आखिर आप बुआ जो ठहरी। भाभी ने चहकते हुए कहा, जी भाभी। शीतल के संक्षिप्त से उत्तर से भाभी को शक सा हुआ। हमेशा अपनी भाभी से खुलकर बोलने वाली ननंद अगर इतना सा जवाब दे
तो शक तो होना लाजमी है। उन्होंने धीरे से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी है तो बता दो। नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है। पर भाभी का मन नहीं माना। आखिर उन्होंने कहा, दीदी आप बताना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती पूछूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके साथ कुछ भी गलत है जो संभाला नहीं जा सकता तो तुम वापस आ सकती हो। ये मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। ये तुम्हारा घर है, तुम पूरे हक से वापस आ सकती हो। भाभी के इतना कहते ही शीतल का रोना छूट गया, पर भाभी ने उसके रोने का कारण नहीं पूछा, बस इतना सा ही कहा, शीतल दीदी, अब आप दो परिवारों की इज्जत हो। अपने मायके और ससुराल का मान आपको रखना है। गलत करके तो कभी मत आना, लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना भी मत। याद रखना, अपने लिए खुद बोलना पड़ता है। जी भाभी। शीतल ने बस इतना ही कहा और फोन रख दिया। भाभी के इतने से शब्दों से उसे एक नई ऊर्जा मिली थी, एक नई हिम्मत मिली थी। उसे ये अच्छे से पता चल चुका था कि उसके मायके में आज भी उसके लिए जगह थी, जो उसकी हिम्मत को जगाने के लिए काफ़ी थी। अब वो तैयार थी विनय का सामना करने के लिए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान एक बैग में पैक कर लिया और अपने लिए कैब बुक कर ली। पर कैब से पहले विनय घर पर आ गया। सुमन जी ने ही जाकर दरवाजा खोला। सुमन जी को सामने देखकर विनय ने पूछा, मम्मी आपने दरवाजा क्यों खोला? आपकी बहू कहाँ मर गई? क्या वो दरवाजा खोल नहीं सकती थी? क्या हमेशा आग उगलता रहता है? जगी हुई थी मैंने आकर दरवाजा खोल दिया तो कुछ गलत हो गया क्या? इतने में शीतल अपने बैग के साथ बाहर निकल कर आई। उसे बैग के साथ देखकर पहले तो दोनों हैरान से खड़े रह गए। फिर विनय चिल्लाता हुआ बोला, यह क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? कहाँ जा रही हो बैग लेकर? मैं अपने मायके जा रही हूँ। किससे पूछकर जा रही हो? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? इसमें हिम्मत की क्या बात है? अपने लिए आवाज तो खुद ही उठानी पड़ती है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम आवाज उठा रही हो? अचानक इतनी आवाज कैसे निकलेगी मुंह से? भाई भाभी रख लेंगे तुम्हें अपने पास। घूम फिर कर तो तुम्हें ससुराल ही आना पड़ेगा। विनय ने बड़ी कुटिलता के साथ कहा, इस गलतफहमी में मत रहना। मेरे मायके का दरवाजा आज भी मेरे लिए खुला है। इसी बीच सुमन जी बोली, बहू पति की छोटी छोटी बातों का इतना बतंगड़ नहीं बनाते। वो परेशान था इसीलिए तुम पर हाथ उठा दिया, पर तुम तो रबड़ की तरह बात को खींचे जा रही हो। मम्मी जी, मैं आपके बेटे का पंचिंग बैग तो नहीं हूँ कि वो बाहर की सारी परेशानी मुझे पीट कर निकालेगा। सच ही कहा है किसी ने, औरत की दुश्मन औरत ही होती है। आप जो मुझे समझा रही है, कभी आपकी बेटी की शादी होगी तो क्या उसको भी यही सब समझाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी से इस तरह बात करो? कहता हुआ विनय शीतल की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले विनय कुछ कर पाता, शीतल ने एक जोरदार थप्पड़ विनय के गाल पर दे मारा। अचानक पड़े इस थप्पड़ से सब परेशान रह गए।
लेकिन शीतल ने बोलना जारी रखा, कमजोर नहीं हूं मैं, याद रखना। अब मुझ पर हाथ उठाया ना तो घरेलू हिंसा के मामले में जेल में पटक दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस आज वो हद भी खत्म हो गई। नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ, ये रिश्ता मैं यहीं खत्म करके जा रही हूँ। कहकर शीतल घर के बाहर निकल गई। इतने में कैब भी आ गई तो वो अपने मायके रवाना हो गई। लेकिन मायके पहुंचने के पहले ही शीतल ने विनय के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया। घरेलू हिंसा के कारण विनय को जेल हुई और उसके आधार पर ही शीतल को तलाक आसानी से मिल गया। आज शीतल अपने पैरों पर खड़ी है। भैया भाभी ने शीतल को आगे पढ़ाकर और सरकारी नौकरी के फॉर्म भरवाकर शीतल आज सरकारी नौकरी में है। अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका विवाह करवा दिया, जहां वो खुश है और सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी रही है।